नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप सभी मुझे जानते हैं और मैं जो अभी टॉपिक है मेरा आज मैं ब्रोंकियल अस्थमा या फिर दमा या फिर तमक श्वास के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। जो तमक श्वास है या जो अंग्रेज़ी में उसको मॉडर्न मेडिसिन में उसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। आयुर्वेद में तमक श्वास से वर्णित है। श्वास व्याधि में 5 प्रकार के श्वास का वर्णन किया गया, इसमें से एक है तमक श्वास। तो अभी मैं अब खुद देख रहा हूँ कि ये जो 2-3 साल हुए हैं तब से तमक श्वास है ये बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना के बाद में जैसा कि लंग्स में जिसको कहेंगे कि इसका जो मेन अटैक था या फिर जो टारगेटेड जो मेन ऑर्गन था तो वो लंग्स ही था। तो उस कारण से ये जो मरीज़ है इसके अभी ज़्यादा मिल रहे हैं तमक श्वास के, इसमें जिनको सांस लग जाती है, सांस फूल जाती है, थोड़ा बहुत चलने के बाद में सांस बढ़ जाती है, खांसी रहती है, खांसी में बलगम कम आते हैं लेकिन सूखी खांसी ज़्यादा रहती है, तो जिसको हम वातज कास के समान लक्षण उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें एक वर्णन है स्पेशल जो इसका लक्षण का है, तो वो है कि आसीनो लभते सौख्यम। तो जो तमक श्वास के जो रोगी रहते हैं उनको जब वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनको थोड़ा उनका जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो जैसे ही उठकर बैठे हैं ऐसे नींद में से, तो उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए कह रहा है, एक श्लोक में आया है चरक संहिता में कि आसीनो लभते सौख्यम। तो बैठे बैठे उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो लेटे रहते हैं तो उनको जो उनकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है, उनका सांस है वो बढ़ जाता है। इस कोविड-19 की इसमें लंग्स अफेक्ट होने के कारण बहुत लोगों में ये इस तरह की जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इनमें आनुवंशिकता भी पाई जाती है। अगर किसी में अगर फैमिली में है तमक श्वास को, तो वो आगे वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी है तो उसमें वो जो डिसीज़ है वो पाया जाता है, जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज़ उसको भी हम लेंगे, और ये भी एक है डिसीज़ जो आगे मिलता है हमें, नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें वो डिसीज़ प्रोमिनेंटली पाया जाता है। तो ये तमक श्वास में है। इनको ठंड की चीज़ें अगर ये लेते हैं या खट्टी चीज़ें लेते हैं, दही है, अचार है, नींबू है, या फिर कुछ फ्रिज का अगर यूज़ कर लेते, फ्रिज के पानी का या फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का डायरेक्टली अगर उपयोग कर लेते तो उसमें भी तमक श्वास के जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं। तो इन रोगियों को मेनली ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इस सीज़न से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो ठंड का सीज़न है इनके लिए ज़्यादा जिसे कहेंगे कि अच्छा नहीं रहता है, त्रासदायक रहता है, तो इससे बचना चाहिए। और इसमें ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं कहूँगा तो वमन जो है और विरेचन है, ये जो 2 चीज़ें हम करते हैं मेनली। तो जो वसंत ऋतु में वमन करवा लेना है, और विरेचन है शरद ऋतु में अगर विरेचन करवा लेते हैं, या किसी भी ऋतु में जैसा कि उनका सिम्टम्स रहता है, जो लक्षण की स्थिति के हिसाब से ये वमन और विरेचन करवाते हैं। जब लक्षण कम रहते हैं, जब लक्षण सबसाइड हो जाते हैं, उसके बाद में हम वमन और विरेचन को करवाते हैं, और फिर वो ट्रीटमेंट का ही जो पार्ट है वो चलते रहता है। इसमें पिप्पली अगर आपने सुना होगा तो पाइपर लॉन्गम, तो इसका भी यूज़ करवाते हैं। कुछ भल्ला तक का भी यूज़ करवाते हैं। कफजो नसो रोगा अस्ति न विबंधो अस्ति कच्चनम, इस तरह से वर्णन आता है। तो कफज विकार में ही इसको हम लेते हैं, क्योंकि लंग्स जो है वो कफज विकार का ही, कफज का ही स्थान है, कफ का ही स्थान है लंग्स जो है। तो इस कारण से इसको हम भल्ला तक है, पिप्पली है, या फिर शिलाजीत है, इस तरह का भी हम रसायन थेरेपी की इसमें इसको यूज़ लेते हैं। वर्धमान पिप्पली का भी इसमें यूज़ रहता है। कुछ कनकासो में धतूर जिसे कहते हैं, धतूर एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट रहता है। तो इसका जो बीज है उसको भी इसके ट्रीटमेंट के जो अलग अलग इसके
प्रकार है, जैसा कि काढ़ा ले लिए या इसका फिर बीज का कुछ पाउडर ले लिए, तो ऐसा भी धतूर का यूज़ होता है। द्रव्य तो बहुत सारे हैं, एकल द्रव्य चिकित्सा भी है या फिर हर्बो मिनरल प्रिपरेशन भी है। तो ये पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से या फिर पेशेंट का किस तरह कंडीशन बनी है उसके हिसाब से इसको बनवाते हैं। तो ट्रीटमेंट का तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही समझना है कि तमक्सौद जो है, अगर आप इसको शुरुआत में अगर पकड़ लेते हैं, इस डिसीज़ को बढ़ने नहीं देते हैं, तो ये आपको ये इसका जो जिसे कहेंगे कि ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो इजीली हो जाता है। अगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कष्टसाध्य बन जाता है। तो इसी कारण मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरुआत में इसको शुरू कर दीजिए। जैसे ही सिम्टम्स पता चल जाते आप इसको लेट ना करिए, क्योंकि लेट करने के बाद में फिर ये जिसे कहेंगे कि फिर जो पंप लेना कहेंगे या फिर नेबुलाइज़र जैसा हुआ या फिर कुछ स्टेरॉयड बेस इसमें कुछ मेडिसिन रहती है वो फिर शुरू हो जाती है। तो इतना आगे तक न जाते हुए अगर आप शुरुआत में ही ट्रीटमेंट का जो है आप समन चिकित्सा है, शोधन चिकित्सा है, ये शुरू कर देते तो अच्छा लाभ मिल जाता है। क्योंकि ये डिसीज़ क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी एक टैबलेट ले लिया और आपका रुक गया डिसीज़, ऐसा नहीं। ये लंबा चलने वाला डिसीज़ है। इस कारण अगर आप प्रॉपर वे से जो उसकी जो नियम है उसको फॉलो करते हुए अगर लेते हैं दवाई को, मालिश है, सेक है, बस्ती है, बाद में फिर वमन है, विरेचन है। इसमें एक श्लोक में आता है कि तमकेतु विरेचनम, तो ये बहुत फेमस श्लोक है आयुर्वेद में। तो तमकवादी में विरेचन, जैसा कि कामलीतु विरेचनम, उदर में भी विरेचन का वर्णन आया है, जलोदर में भी आया है। तो ये अलग अलग बातें हैं, वो तो हम डाइवर्ट नहीं होंगे अपने अपने सब्जेक्ट से। हम तो तमक्सौद के बारे में अगर रहते हैं तो उसमें विरेचन भी एक अच्छा जिसको कहेंगे कि कारगर इलाज इसमें पाया जाता है। ट्रीटमेंट का भी अलग अलग तरह से, कुछ अवलेह फॉर्म में आता है, कुछ काढ़े फॉर्म में आता है, कुछ टैबलेट फॉर्म में है, कुछ चूर्ण फॉर्म में है। तो ये अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट भी इसमें रहते हैं। तो ट्रीटमेंट करवा के आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसका कोई जिसे कहेंगे ना कि बहुत ज़्यादा शरीर को जो त्रास हो जाता है उस तरह से त्रास कोई कुछ भी नहीं होता है। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं डिसीज़ को। धन्यवाद। आप मेरे से जुड़े रहिए। मुझे जो जो जानकारी सही लगती है मैं आपसे आप तक मैं पहुंचाते रहूँगा। जो डिसीज़ है जो मैं क्यूर करता हूँ, मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनसे मैं पूरा उनमें जिसे कहें ना कि अपनी तरफ से पूरा मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ कि इनका डिसीज़ जो है वो कम हो जाए। सिर्फ एक रहता है कि आपको पूरी तरह से भरोसा रखते हुए आप अपने नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके आप इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।